गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिक में हम जानते हैं, इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाकर भेजा था कि जिन यौगिकों में कार्बन प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक। यह कार्बन एक ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन में सर्वत्र व्याप्त है। यह भोजन में, ईंधन में, कोयला, पेट्रोल, डीजल, कागज, वस्त्र, प्लास्टिक, दवाएं, फर्नीचर, हर एक वस्तुओं में ये कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है। पौधों और जंतुओं के शरीर की संरचनाएं भी कार्बन पर आधारित है। यह भूपर्टीय और वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में मौजूद नहीं है, बहुत अल्प मात्रा में है। भूपर्टी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला व पेट्रोल के रूप में है। केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है। वायुमंडल में ये 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इतनी अल्प मात्रा पर होने पर भी कार्बन का बहुत अधिक महत्व है। एक पहले वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था, लेकिन किसी कारण से पूरा वीडियो बन नहीं पाया था, कट गया था। इस वजह से मैं फिर से उसको रिपीट थोड़ा सा कर दिया है। अब हम बताने जा रहे हैं कि कार्बन में आबंधन कैसा होता है। ठीक है। इसको बताने से पहले हम पहले आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे, तभी आपको कार्बन के में आबंधन, सहसंयोजी आबंधन समझ में आएगा। आयनिक यौगिकों में क्या होता है, आयन प्रेजेंट होते हैं और उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत मजबूत होती है। उसमें जो जब आयन बनते हैं तो एक पर प्लस चार्ज आ जाता है, दूसरे पर माइनस चार्ज आता है। और कैसे आता है ये मैं आपको समझाती हूँ। आयनिक यौगिकों में आयन प्रबल अंतर आयनिक बलों द्वारा मजबूती से बंधे रहते हैं। उन्हें गलाने के लिए अत्यधिक ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में अथवा गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं, अतः उनमें आयन होते हैं। क्योंकि उसमें आयन प्रेजेंट होते हैं और ये विद्युत का चालन करते हैं। कार्बनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, जो जिनमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं उनको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, यानी गलनांक और क्वथनांक होते हैं, वो क्या होते हैं, काफ़ी कम होते हैं। मतलब आयनिक यौगिकों की अपेक्षा उनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। और उनके परमाणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है, जो आबंधन होता है, वो इतना मजबूत नहीं होता है। चूँकि अधिकांशतः वे यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं क्या होता है कि जो आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है कि आयन्स प्रेजेंट होते हैं और वो विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, जनरली ये आयन नहीं देते हैं, और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अगर हम किसी आयनिक यौगिक की बात करें, जैसे कि सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की बात करते हैं, तो हम आयनिक यौगिक को पहले थोड़ा समझाना चाहेंगे। तो इसमें हम सबसे सरल एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड का ही होता है। सोडियम क्लोराइड से आपको आयनिक बॉन्डिंग हम समझाएंगे। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 होता है। ठीक है। और यानी इनका जो वितरण होता है इलेक्ट्रॉनों को, हमने यहाँ पर दिखाया है। सोडियम और क्लोरीन दोनों का वितरण कैसे होता है, हम जानते हैं कि जो एक परमाणु होता है, किसी भी एलिमेंट्स का जो परमाणु होता है, उसमें जो सेंटर में, नाभिक में, उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है। वो नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु क्रमांक से मतलब है कि अगर हमको किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक पता है तो हमको उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बारे में पता चल जाता है।
ठीक है। जो किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक अगर हमें पता है तो हम बता देंगे कि जो परमाणु क्रमांक की संख्या होती है उतने ही प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट में, मतलब अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल है तो उस समय जनरली जो कोई भी परमाणु उदासीन अवस्था में होता है, यानी उसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होती है। अगर किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, यानी सोडियम का जैसे 11 है, तो इसका मतलब कि उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 11 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 है। ठीक है। तो जो इनका जो वितरण होता है सेलों में, तो सबसे पहली सेल होती है उसका नाम के, दूसरी वाली का एल और तीसरी वाली का हम यहाँ पर KLMM दिखाते देर नाम होता है। जो के सेल होती है, यानी पहली कक्षा जो होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दूसरी वाली कक्षा में 8 रह सकते हैं, तीसरी वाली में भी 8 रह सकते हैं, 2 8 8 ऐसे इनका वितरण होता है। तो क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी एल सेल में 8 और 8 2 10 और बचा 1 इलेक्ट्रॉन जो कि तीसरी कक्षा एम सेल में ये है। ये सोडियम का हो गया। और तीसरी कक्षा में क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन में क्या होता है, उसका परमाणु क्रमांक होता है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। उसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है, 2 2 8 और बचा 7 इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं जो कोई भी जो एलिमेंट होता है, किसी भी एलिमेंट का जो परमाणु होता है उसकी ये मतलब ये प्राथमिकता होती है कि उसकी जो बाहरी कक्षा है, उसकी जो बाहरी सबसे आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। उसकी ये टेंडेंसी होती है, वो ये हमेशा इस प्रयास में रहता है कि उसकी आउटर मोस्ट सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इस कमी को पूरा करने के लिए, इस स्थिरता लाने के लिए, अपने अंदर स्थिरता लाने के लिए वो क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वो ये कर सकता है कि वो कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन ले आए तो उससे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। या तो फिर क्या करे कि ये जो बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन है इसको त्याग दे तो इसके आउटर मोस्ट सेल में यानी कि ये वाली सेल समाप्त हो जाएगी। ये वाली सेल अगर ये निकाल देता है, हटा देता है, तो ये सेल क्या होगी, समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आउटर मोस्ट सेल ये हो जाएगी और इसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है ही है, तो इसके पास ये आउटर मोस्ट सेल ये वाली बन जाएगी और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसलिए सोडियम को कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये क्या करता है, अपने बाहरी वाली कक्षा का इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी को दे देता है। इसी तरह जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन भी क्या करता है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करे कि 1 इलेक्ट्रॉन ले ले या 7 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को। तो इसकी अगर दे देता है तो इसकी जो बाहरी कक्षा हो जाएगी वो ये वाली हो जाएगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये 7 इलेक्ट्रॉन अगर ये निकाल देता है तो बाहरी कक्षा ये वाली हो जाएगी, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसके लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ये कहीं बाहर से ले आता है। जब ये ले आता है तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो अब यही सोडियम क्लोराइड की बॉन्डिंग में यही होता है कि सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। तो इसकी आउटर मोस्ट सेल ये वाली हो जाती है एल, यानी जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन इसका 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो इसके पास बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन और हो जाते हैं। इस तरह इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है। अब इस प्रोसेसिंग में आयन कैसे बनता है ये हम आपको समझाना चाहते हैं। आयन इस तरह बनता है कि सोडियम के पास प्रोटॉनों की संख्या
11 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 है। जब ये, और हम ये जानते हैं कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर कौन कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है। तो जब अब क्या है, जब इसने इस समय इसके पास 11, जब इसने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया होता है तो 11 इसके पास प्लस चार्ज होता है और 11 ही माइनस चार्ज होता है। ठीक है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देता है तो अब क्या करता है, जब एक इलेक्ट्रॉन ये दे देता है किसी को, तो इसके पास अब इस समय माइनस चार्ज कितना बचा? 10 बचा और प्लस चार्ज 11 बचा। माइनस चार्ज, अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया, जब दे दिया तो इसके पास माइनस चार्ज कितना बचा? 10 बचा और प्लस चार्ज 11 बचा। यानी प्लस का महत्व, प्लस का एग्जिस्टेंस ज़्यादा हो गया, प्लस चार्ज ज़्यादा हो गया और माइनस चार्ज कम हो गया। इस वजह से जब ये आयन बनाता है, यानी जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो सोडियम पर +1 चार्ज आ जाता है। अब क्लोरीन के साथ क्या होता है? क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, पहले इसके पास जब नहीं ग्रहण किया था तो प्रोटॉनों की संख्या भी 17 थी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17 थी। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो गई और प्रोटॉनों की संख्या 17 ही रही। तो इसके पास माइनस चार्ज एक बढ़ गया, यानी 17 की बजाय 18 हो गया। क्या हो गया? 18 हो गया, यानी एक प्लस एक माइनस चार्ज इसके पास अधिक हो गया। प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक ज़्यादा हो गई, तो इसलिए क्लोरीन में क्या हो जाता है? क्लोरीन में माइनस चार्ज आ जाता है और सोडियम में प्लस चार्ज आ जाता है। इस तरह ये एक दूसरे से क्या होते हैं? बंध जाते हैं, आयन बनाकर बंध जाते हैं। इनकी जो ये बॉन्डिंग होती है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन कार्बन के आबंधन में क्या होता है वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। कार्बन के अब कार्बन को समझाते हैं। और जो ये आयनिक बॉन्ड बनते हैं, ये जो इस तरह आयन बनाकर जो बॉन्डिंग बनती है, इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और जो हमारा कार्बन के बीच में जो दूसरी तरह का बॉन्ड बनता है उसका नाम होता है कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बॉन्ड, या सहसंयोजी आबंधन भी बोलते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। उसको हम अब समझते हैं, जो कि इस चैप्टर में हमारे काम आएगा, उसको अब हम समझते हैं। ठीक है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और उसमें प्रोटॉन तो जो हम जानते हैं कहाँ रहता है? नाभिक में रहता है। और इसका हम ये जानते हैं कि प्रोटॉन नाभिक में होता है और प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है और यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 है। अब रही बात किसकी? अब बात आई कि इसका जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है वो कैसे होता है, कि जो इसके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचे 4, वो एल सेल में हो गए। इसके बाहरी वाले कक्षक में हम देखते हैं 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इस क्या करेगा, इसकी ये वाली सेल गलती से गलत ज़्यादा बन गई है, ये वाली हमको नहीं बनानी चाहिए थी। इसके पास 2 ही सेल होती हैं, एक के और एक एल, 2 सेल होती हैं। ठीक है, ये ऐसे फिर से हम बना देते हैं।
कार्बन की 2 सेल होती हैं, ये नाभिक में प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया, और इसकी पहली वाली सेल में 2 और दूसरी यानी एल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन इस अगर क्या करे, इसके बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन है इस, अब ये क्या करे कि ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले आए, तो क्या हो जाए, इसकी बाहरी वाली कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं हर परमाणु की ये टेंडेंसी होती है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसके लिए क्या करता है, किसी अपने सहयोगी से क्या करता है, मांग लाए। जब ये मांगेगा तो क्या करेगा, जब ये किसी से मांग कर लाएगा तो इसके बाहरी वाले कक्षक में क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये क्या करता है, इसके लिए क्या करे, ये बात एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जब कोई भी परमाणु, जैसे मान लो तुम्हारा सोडियम ही था, सोडियम में क्या था, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 8 ये, जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया था तो इसके आउटर मोस्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए थे। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने का इसका मतलब ये होता है कि ये अपने निकटतम किसी अक्रिय गैस का न के नाम से ही हमको पता चल रहा है कि वो अक्रिय है, मतलब क्रियाशील नहीं है, किसी अक्रिय गैस का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। मतलब ये अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। इसी तरह कार्बन में क्या होता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये त्याग दे, ये भी त्याग दे, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन, ये आउटर मोस्ट सेल ये बन जाएगी, और ये दो आउटर मोस्ट सेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा तो ये भी अपने निकटतम अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। इसका जो इस मतलब जब ये कार्बन है तो कार्बन की आउटर मोस्ट सेल ये हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, और ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होता है, हीलियम। हीलियम एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस का मतलब होता है कि जो गैसेस वातावरण में प्रेजेंट तो होती हैं लेकिन ये क्रियाशील नहीं होती हैं, ये जल्दी से किसी से भी रिएक्शन नहीं करती हैं। हीलियम भी इसी तरह की एक गैस होती है, और हर एक परमाणु की ये प्रवृत्ति होती है कि वो अपने निकटतम मतलब अपने निकटतम का मतलब कि वो अगर इलेक्ट्रॉन त्याग कर या लेकर जो उससे मिलती जुलती अक्रिय गैस है उसकी तरह बन जाए, ये प्रयास होता है। तो कार्बन में भी यही है, कार्बन भी क्या करे, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे और अपने निकटतम अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले। लेकिन कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, ये जो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को त्यागना बहुत ही कठिन काम है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं पाते हैं। ये क्या करते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले आते हैं, लेकिन जो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेकर आते हैं ये पूरी तरह से नहीं लाते हैं। यहाँ पे इनके जिन परमाणुओं से ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनसे सिर्फ शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग का मतलब कि ये अपना इलेक्ट्रॉन भी उनको शेयर देते हैं, और उनका मतलब ये जिन परमाणु से ये शेयरिंग करते हैं वो बीच में रख देते हैं। बीच में रखने का मतलब कि तुम भी इस्तेमाल करो और हम भी इस्तेमाल करें, शेयरिंग करते हैं, टोटली नहीं देते हैं एक दूसरे को।
इसलिए इनका नाम होता है, इनके बीच जो बॉन्डिंग बनती है उसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं, कैसे समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। अभी तो सिर्फ हमने आपको बताया है, अब हम आपको समझाते हैं कैसे होता है, शेयरिंग कैसी होती है। जैसे ये तुम्हारा कार्बन है, इसके बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है। चार इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, किसी अन्य 4 परमाणु से ये शेयरिंग कर लेता है। मान लो ये हाइड्रोजन से करता है, ये क्या करता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इससे आकर शेयरिंग कर लिया। हाँ, नहीं हमने नहीं बंद किया, अब चल रहा है, हमने कोई बंद नहीं किया है। ये ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का और ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन वाले को हमने क्रॉस से दिखाया है, और ये यहाँ पर देखो ये। तो अब हम देखेंगे कि अगर इस ये वाला यहाँ आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, एक इधर आ गया, ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के पास, बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो इस समय हाइड्रोजन के पास 4 हो गए, सॉरी 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए, ये 2 हो गए, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इस्तेमाल कर रहा है, अपना वाला तो कर ही कर रहा है, और कार्बन वाला भी कर रहा है। इसी तरह इसको देखें तो ये अपना वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर रहा है, साथ में ये कार्बन वाला भी कर रहा है। तो इस तरह इसके पास भी 2 हो गए, इसी तरह इसके पास भी 2 हो गए, 2 2 सबके पास हो गए, ठीक है। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन हीलियम गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाइड्रोजन ने प्राप्त कर लिया। निकटतम सक्रिय गैस मतलब इसकी जैसी, निकटतम का मतलब इसकी जैसी, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेने से ये हीलियम की तरह बन गया, ठीक है। और इसी तरह क्या है, ये तुम्हारा सारे जितने भी हाइड्रोजन हैं इस समय क्या हो गए हैं, अक्रिय हो गए हैं, एक कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अक्रिय हो गए हैं। और कार्बन क्या है, इन 4 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये भी अक्रिय हो गया, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये भी अक्रिय हो गया। यानी ये जो शेयरिंग हुई है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बीच में रखा गया है वो कार्बन भी इस्तेमाल कर रहा है और हाइड्रोजन भी इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए इस तरह की बाउंडिंग को हम बोलते हैं सहसंयोजी बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध। क्योंकि क्या है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि शेयरिंग हुई है, दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को जो बीच में रखा गया है, वो दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सहसंयोजी बॉन्ड।
ठीक है। तो क्योंकि अब दोनों ही इस्तेमाल कर रहे हैं, टोटली किसी ने एक दूसरे को नहीं दिया है, इसलिए ये इनके यहाँ पर आयन बन ही नहीं रहे हैं। जब आयन नहीं बनते हैं तो जो ये बॉन्डिंग होती है थोड़ी सी वीक होती है, आयनिक बॉन्ड की अपेक्षा ये थोड़ी सी ये वीक होती है। अब कार्बन कार्बन, ये तो इन्होंने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करी थी, ठीक है। अब कार्बन क्या होता है, कार्बन आपस में ही कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, और इस कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी के कारण, मतलब ढेर सारे कार्बन 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 ऐसे बॉन्डिंग बना लेते हैं, उसको अभी समझाते हैं। कार्बन कार्बन, ढेर सारे कार्बन कार्बन ऐसे जुड़कर 1 2 3, मतलब एक तो हाइड्रोजन से ये 4 जुड़ गया, इसी तरह कार्बन कार्बन भी आपस में बॉन्डिंग बनाकर एक लंबी चेन बना लेते हैं। तो उस लंबी चेन बनाने की प्रवृत्ति के कारण ढेर सारे कार्बनिक यौगिक खोजे जा चुके हैं, हमारे वातावरण में, हमारी बॉडी में, हर एक चीज़ों में मौजूद हैं। इसलिए जो कार्बनिक यौगिक है यानी कार्बन है, उसका महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे जो ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, उनके कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे।